स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के दिसंबर एग्जाम 2025 को देखते हुए मैं बीपीएजी 172 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट करके दिया था, इन क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन करवाऊंगा। कंप्लीट सभी क्वेश्चन का, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर एग्जाम 2025 के लिए सजेस्ट किया था, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको करवाऊंगा। और इसे सिर्फ आप लोगों को ये नहीं करना है कि भाई लिख लेना है, आंसर लिख लेना है, लेके चले जाना, नहीं भाई, इसे सही से समझना है। आंसर लिखने के चक्कर में, आंसर देखने के चक्कर में मत रहना है। आंसर को समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस तरह से। देखिए, अगर आप सही से समझ के नहीं जाते हैं तो आप सही से लिख नहीं पाते वहां पे, आप इतना सारा क्वेश्चन का आंसर सही से याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना सारा आंसर याद करना संभव नहीं है, इसे समझ कर जाना संभव है। समझ कर जाएंगे तो बहुत सारे पेज आप लिख सकते हैं, 10 पेज, 5 पेज, जितने पेज लिखना हो लिख सकते हैं। बट अगर समझ के नहीं गए तो फिर लिखना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको समझना है। और चैनल में न्यू स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन है दिसंबर एग्जाम 2025 के लिए। वैसे आप 2026 में एग्जाम देंगे जून में, तो उन दोनों के लिए, आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सो ये नहीं सोचिए कि भाई दिसंबर एग्जाम मैंने लिख दिया तो दिसंबर का नहीं, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट 2026 में अगर जो एग्जाम दे रहे हैं तो। चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण और नागरिक समाज के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। ये फर्स्ट प्रश्न था। सेकंड आपका यही था, समकालीन समय में मीडिया शासन में एक प्रासंगिक भूमिका निभाती है, टिप्पणी की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट किया है। सतत मानव विकास की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, शासन के संचालन में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पहलों की वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यही है, कारपोरेट शासन के अर्थ और महत्व के सिद्धांतों पर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है स्टूडेंट, देखिए, विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय शासन के आयामों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के वैचारिक ढांचे को स्पष्ट कीजिए और इसके दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शासन प्रक्रिया में हितधारक भागीदारी के रूपों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, शहरी स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, वैश्वीकरण राज्य, बाजार तथा नागरिक समाज के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 13 है, लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वर्तमान युग में शासन की चुनौतियों तथा नौकरशाही की बदलती भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको दिखेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम होगा आपको पता होना चाहिए, आपका जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और बात करें 3 घंटे तक आपका एग्जाम होगा, है ना, कितने देर तक एग्जाम होगा, तो 3 घंटे का। चलिए, यही आपका कोड है बीपीएजी 172, शासन, मुद्दे और चुनौतियां। और चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से समझिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैश्वीकरण और नागरिक समाज के बीच संबंध की व्याख्या करें। तो सबसे पहले देखना है, समझना है कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो देखिए, आप जानते हो आप कहाँ बैठे हो, घर में बैठे हो, और ये दुनिया चारों तरफ जो देख रहे हो ये दुनिया है ना, ये क्या है, दुनिया है। तो पूरे धरती में हर जगह कहीं ना कहीं कहीं देखो, धरती में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम जहाँ बैठे हैं इंडिया में, तो इंडिया ही नहीं भाई, पूरा धरती में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे जगह हैं, जंगल है, पानी है, क्या क्या नहीं है। तो ये सभी विश्व है, क्या है, विश्व है, दुनिया है। दुनिया में ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं। तो वैश्वीकरण में क्या होता है कि भाई मार्केटिंग होता है ना, एक दूसरे पूंजी, वस्तु, सेवाएं एक देश से दूसरे देश जाती है, ये है। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, वैश्वीकरण का मतलब क्या है, दुनिया के देशों का आपस में जुड़ जाना। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, दुनिया को आपस में जुड़ जाना, एकजुट हो जाना। दुनिया को क्या कहेंगे भाई, हम लोग वैश्वीकरण कहेंगे। जब दुनिया एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे, एक दूसरे से, है ना, रिलेशन में रहेंगे, मतलब कि बिजनेस होगा एक दूसरे देशों में, तो ये वैश्वीकरण कहलाएगा। ठीक है। और देखिए, इससे विचार, वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी और जानकारी एक देश से दूसरे देश आसानी से क्या होती है, पहुंचने लगती है। यानी कि दुनिया एक गांव की तरह बन गई है ना। दुनिया क्या है,
एक गांव की तरह बन गई है। ये नहीं कि सिर्फ हम जिस जगह बैठे हैं वही है एक गांव, ये वही एक दुनिया है, नहीं, ये पूरी धरती में जितने देश हैं ये सभी एक दुनिया, एक गांव की तरह बन गई है ना। एक दूसरे से लेन देन होता है ना। अब यहाँ पे नागरिक समाज को देखते हैं। नागरिक समाज उन लोगों और संस्थाओं का समूह है जो सरकार के बाहर और बाहर रहकर समाज के हित में काम करते हैं। नागरिक समाज क्या होता है, जो सरकार के बाहर होकर क्या करते हैं, समाज के हित में। नागरिक समाज क्या होता है, जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज का भलाई के लिए काम करते हैं। जैसे एनजीओ, सामाजिक संगठन, महिला समूह, पर्यावरण कार्यकर्ता, मानव अधिकार संगठन, ये सब क्या है भाई, समाज के लिए काम करते हैं और ये सरकार के हित में रहकर काम करते हैं। ठीक है। इनके इनके जो कि उनका इनका उद्देश्य जनता की आवाज को मजबूत करना और सरकार को जिम्मेदार बनाना होता है। ठीक है, तो ये समझ गया। आगे है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था आपका, क्या था कि वैश्वीकरण और नागरिक समाज का संबंध क्या है। तो वैश्वीकरण से इंटरनेट और मीडिया के जरिए नागरिक समाज को अपने विचार और मांगे पूरी दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिलती है। अंडरस्टैंड। आगे है, अ, अब विभिन्न देशों के सामाजिक संगठन आपस में जुड़कर वैश्विक मुद्दों जैसे कि पर्यावरण, मानवाधिकार, गरीबी पर मिलकर काम करते हैं ना। तो कोई भी समस्या होता है, अब सभी देश एक साथ मिलकर काम करते हैं। पर्यावरण में अगर कोई समस्या हो, जैसे कि ये मान के चलो पर्यावरण, हमारे देश में कोविड-19 का प्रॉब्लम आया था, तो वो सभी देश मिलकर सपोर्ट किए, साथ दिए, है ना। या भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम लोग एक दूसरे देश, सब एक दूसरे देश, एक दूसरे राज्य, सब मिलकर एक दूसरे का क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस समस्या का। ठीक है, साथ में मिलकर काम करते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे गरीबी हो। तो क्या गरीबी सिर्फ इंडिया में है? नहीं, गरीबी इंडिया में नहीं है, गरीबी पूरी दुनिया में है ना। ये नहीं कि सिर्फ देखो यहाँ गरीबी है तो अमेरिका में नहीं होगा, या फिर क्या कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होगा, जापान में नहीं होगा, भाई वहां भी है ना। ये नहीं कि सिर्फ यहीं पे है, हर जगह गरीबी है। तो गरीबी में भी सब मिलकर काम करते हैं ताकि गरीबी ना हो। नागरिक समाज वैश्वीकरण के माध्यम से लोकतंत्र, पारदर्शिता और मानवाधिकार जैसे मूल्यों को फैलाने का काम करता है। वैश्वीकरण से बड़ी कंपनियों और बाजारों का प्रभाव बढ़ा है, जिससे कभी-कभी स्थानीय समाज और संस्कृति को नुकसान होता है। देखिए, समझ लेंगे तो अपने मन से इसे जोड़ के बहुत सारा लिख सकते हैं। ऐसे में नागरिक समाज लोगों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। ये हो गया आपका। और ये आपने समझ गया कि नागरिक समाज क्या है, वैश्वीकरण क्या है। तो जब आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कि उसका निष्कर्ष भी बता पाएंगे अपने मन से। निष्कर्ष में कुछ अलग नहीं लिखना है, आपने अभी जो लिखा, अभी आपने जो समझा था उसी को यहाँ पर बस बता देना है कि बस इस प्रश्न में ये समझे, इस प्रश्न में ये हुआ, वो हुआ। ठीक है, थोड़ा जोड़ जाकर लिख देंगे। तो यहाँ लिखा गया वैश्वीकरण और नागरिक समाज दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। देखो वही बात है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। वैश्वीकरण ने नागरिक समाज को नई ताकत, मंच दिया ताकि वे वैश्विक स्तर पर न्याय, समानता और अधिकारों की बात कर सके। तो निष्कर्ष में ये समझ लीजिएगा कि आपने क्या सीखा इस आंसर से, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपने क्या सीखा, उसी को लिखना है। क्या क्या बातें समझा वो लिखना है, बस यही लिख देना है, उसी को उठा के यहाँ लिख देना है। साथ ही नागरिक समाज यह सुनिश्चित करता है कि वैश्वीकरण केवल अमीरों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के हित में हो। ठीक है, तो ये आपका निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष अपने तरीके से आप लिखिएगा, जरूरी नहीं कि जैसा हमने लिखा वैसा ही। निष्कर्ष अपने मन में जो आपका विचार है उसी तरह से लिखिएगा। और इनका आंसर अगर समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर, तो भाई आप इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आए तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 पेज 2 पेज नहीं, 5 पेज आराम से कर सकते हैं। देखो आपको ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स पूछ जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये 20 मार्क्स में पूछे जाएंगे, जिससे आप 5 पेज में लिखेंगे। अगर छोटा लिखते हैं तो आप 4 पेज, बड़ा लिखते हैं तो आपको 5 पेज लिखना ही होगा। तो फर्स्ट प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, समकालीन समय में मीडिया शासन में एक प्रासंगिक भूमिका निभाती है। तो ये टिप्पणी कीजिए, है ना, क्या कीजिए इसका, टिप्पणी कीजिए। चलिए, ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। समकालीन समय में मीडिया शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। मीडिया को क्या कहा जाता है, समकालीन। तो इस काल में मीडिया क्या होता है, इस काल में मीडिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अब देख तो कुछ भी होता है मीडिया पहले उतर जाता है, हर चीज में मीडिया, हर चीज में चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई भी समस्या हो,
हर समस्या मीडिया सबसे पहले वो उतर जाते हैं भाई, ये दुनिया तक पहुंचाने के लिए। दुनिया क्यों मीडिया पहुंचते हैं, क्यों मीडिया आते हैं? कुछ भी होता है, कोई टॉपर बना तो मीडिया आया, कोई गेम खेल रहे हैं तो मीडिया उनको प्रचार के द्वारा, है ना, कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मीडिया प्रचार प्रसार के द्वारा से आगे तक, मतलब कि दुनिया तक दिखा रहे हैं। कोई भी समस्या, कोई भी घटना हो रहा है तो ये मीडिया हम तक पहुंचाते हैं, दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो ये मीडिया कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, क्योंकि यह जनता और सरकार के बीच संवाद का माध्यम है। यह सरकार की नीतियों, योजना और निर्णयों की जानकारी लोगों तक क्या करती है, पहुंचाती है। ठीक है, जिससे नागरिक क्या हो, जागरूक हो। समझ में आ जाता है तो आराम से कर सकते हैं। मीडिया जनता की समस्याओं, आकांक्षा और विचारों को शासन तक पहुंचाकर सरकार को जिम्मेदार बनाती है ना? भ्रष्टाचार, देखो मीडिया भ्रष्टाचार, ना मीडिया भ्रष्टाचार, अन्याय और गलत नीतियों को उजागर करती है। मीडिया क्या करती है, भ्रष्टाचार को, अन्याय और गलत नीतियों को क्या करती है, उजागर करती है, दुनिया तक लेकर जाती है, और दुनिया तक लेकर जाने के बाद ये समस्या का समाधान होता है। दुनिया को लेके जाने के बाद, दुनिया तक पहुंचाने के बाद क्या होता है, दुनिया समझता है कि भाई कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ अन्याय हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है। तो ये सही करने पर बहुत ही हाथ दे रहा है मीडिया, जिससे शासन में पारदर्शिता आती है। यह जनता में जनमत तैयार करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने नागरिकों को अपनी बात खुलकर रखने का मंच दिया है, मीडिया के थ्रू। ठीक है, हालांकि हालांकि कभी-कभी मीडिया क्या होती है, पक्षपात हो जाती है या गलत सूचनाएं फैलाती है, जिससे शासन और समाज दोनों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए मीडिया का निष्पक्ष और जिम्मेदार रहना बहुत ही आवश्यक है ना? कभी-कभी होता है ना, मीडिया की कोई पैसा दे के उसे क्या करते हैं, मीडिया को अपनी ओर कर लेता है और वो उन्हीं का गुण गाने लगता है और हमें क्या करता है, झूठी-झूठी अफ़वाहें फैलाने लगता है हम पर, ठीक है, दुनिया तक। तो ये गलत होता है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और निष्कर्ष में अपने तरीके, अभी जो समझा अपने तरीके से सब लिख सकते हैं। देखो, इसमें कहा जा सकता है कि मीडिया आज के शासन की रीढ़ बन गई है। यह न केवल सूचना का माध्यम है, बल्कि यह लोकतंत्र को जीवन, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह एक स्वतंत्र और ईमानदारी मीडिया ही अच्छे शासन की पहचान है। देखो, ये निष्कर्ष में ये नहीं सोचना कि मैंने क्या दिया, ये इसमें देखो जो समझ में आपको आए, जो आपने आंसर दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिख देना है, 5 लाइन, 6 लाइन, जो भी लिखना है, ठीक है? 1 पेज, जो भी लिखना है, आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन कीजिए। भारत में पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का सबसे बड़ा माध्यम है। इनका उद्देश्य गांव स्तर पर लोगों को शासन में भागीदारी देना है, ताकि विकास की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर चले, नीचे से ऊपर की ओर चले। पंचायती राज प्रणाली को 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर की संस्थाएं बनाई गई। पंचायती राज संस्थाओं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्वच्छता और विकास से जुड़ी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इससे ग्रामीण जनता में राजनीतिक चेतना और सहभागिता बढ़ी। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने समाज के कमजोर वर्गों को भी सशक्त बनाया। ठीक है, हालांकि पंचायती राज संस्थाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सीमित वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक हस्तक्षेप, कोशिश कीजिएगा कि बात को सुनकर समझने का, भ्रष्टाचार और जनप्रतिनिधियों की प्रशिक्षण की कमी। इन कारणों से कई बार पंचायतें अपने लक्ष्य को पूरी तरह नहीं पा पाती। निष्कर्ष से क्या मिलता है, निष्कर्ष अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। पंचायती राज संस्थाएं भारत में ग्राम लोकतंत्र की आत्मा है। इन्होंने ग्रामीण विकास और जन सहभागिता को नया रूप दिया है। इन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार, वित्त और प्रशिक्षण मिले तो ये भारत के विकास में और भी प्रभावी भूमिका निभा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सतत मानव विकास की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझना है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, जो आपको समझने की कोशिश करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना है, तो समझ में आएगा। तो सतत मानव विकास का अर्थ है
कि एक ऐसा विकास जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी सुरक्षित रखे। समझ में आ गया? ये नहीं कि भाई सिर्फ हम अपने आप में कुछ भी कर ले रहे हैं, नहीं, ये ऐसा विकास है जो हमारे पीढ़ियों के लिए सोचा जाता है, हमारे आने वाले भविष्य को सोचा जाता है। भविष्य में आने वाले जो संतान होंगे, उनके संतान होंगे, उन लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, यही सतत विकास का लक्ष्य होता है। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक प्रगति नहीं है ना, बल्कि सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। समझ रहे हैं ना? आगे, सतत मानव विकास की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें मनुष्य को विकास का केंद्र माना जाता है। इसमें मनुष्य को क्या माना जाता है? विकास का केंद्र माना जाता है। यह विकास के 3 मुख्य पहलुओं पर जोर देती है: दीर्घायु जीवन, ज्ञान और शिक्षा तथा उचित जीवन स्तर। यह केवल धन कमाने पर नहीं, बल्कि मानवीय क्षमताओं को विकास पर बल देता है। यह विकास समान अवसरों की बात करता है, ताकि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान मौके मिले। साथ ही यह प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग भी ध्यान देता है, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और भविष्य की पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। आगे, सतत मानव विकास में लिंग समानता, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और लोकतांत्रिक भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना गया है। और निष्कर्ष में आपको मैंने फिर से बता दिया, मैं फिर से बता देता हूँ कि इसको अपने तरीके से लिखना है, जो कि जैसा लिखा गया वैसे नहीं। जो आपने आंसर दिया उसी को वर्डिंग आपको कुछ लाइन, 5 लाइन, 4-5 लाइन वहीं से आप चाहे तो वहीं से भी लिख सकते हैं। चलो, निष्कर्ष, सतत मानव विकास एक ऐसा संतुलन विकास है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को जोड़ता है। इसका उद्देश्य एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और सुरक्षित जीवन मिले। यही विकास सच्चे अर्थों में मानवता का विकास है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, शासन के संचालन में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका की भूमिका की व्याख्या कीजिए। आंसर सुनिए ध्यान से। किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने में कार्यपालिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यपालिका 2 भागों में बांटी जाती है: राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। दोनों मिलकर शासन के संचालन का क्या करती है? काम करती है। कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका दोनों क्या करते हैं? शासन को संचालन में, शासन को चलाने में क्या करते हैं? काम करते हैं, मदद करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि आते हैं। इनका मुख्य कार्य नीतियां बनाना, निर्णय लेना और देश या राज्य के विकास की दिशा तय करना होता है। ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता के द्वारा ही ये चुने जाते हैं, है ना? प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा। मुख्यमंत्री किसके द्वारा? जनता के द्वारा। चलो, प्रशासनिक कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस और अन्य सरकारी अधिकारी आते हैं ना। प्रशासनिक ये होता है प्रशासन में, जो कि पुलिस है ना, पुलिस लोग आते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, ये सब किस में आते हैं? आईएएस, आईपीएस जो प्रशासन होते हैं वो प्रशासनिक कार्यपालिका में आते हैं। इनका कार्य राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं उन्हें लागू करना और प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाना होता है। मतलब कि जो राजनीतिक कार्यपालिका ने, जैसे सरकार ने जो नीतियां बनाया है, जो योजना बनाया है, नीतियों पे सही तरीके से चलना, है ना, इन कानून को सही तरह से मानना, इन पर क्या करते हैं? ये प्रशासन लोग इन पर काम करते हैं, ताकि इसका जो है कि नियम टूटे ना। ठीक है, समस्या अस्थिर ना हो, देश में शांति हो, ऐसा इसी तरह से ये लोग चलाने का काम करते हैं। वे शासन में निरंतरता, स्थिरता बनाए रखते हैं ना, कभी अस्थिर नहीं होने देते हैं, अस्थिरता बनाए रखते हैं। आगे, अगर प्रशासनिक कार्यपालिका ना हो तो देश खत्म हो जाएगा सिर्फ राजनीतिक से। ठीक है, तो राजनीतिक कार्यपालिका दिशा देती है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका उस दिशा में काम को पूरा करती है। दोनों का आपसी सहयोग ही शासन को प्रभावी और सफल बनाता है। निष्कर्ष, इसमें अपने तरीके से निष्कर्ष लिख सकते हैं, फिर भी आप देखो निष्कर्ष में क्या लिखा गया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शासन के संचालन में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका एक दूसरे के पूरक होते हैं। सही बात है ना? अगर राजनीतिक प्रणाली ना हो तो कार्यपालिका ना हो तो भाई ये भी ना होगा, है ना, प्रशासनिक कार्यपालिका भी नहीं होगा, है कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
राजनीतिक कार्यपालिका निर्णय लेती है और प्रशासनिक कार्यपालिका उन निर्णय को लागू करती है। सही बात है। इन दोनों के बीच समन्वय से ही लोकतांत्रिक शासन सुचारू रूप से चलता है और जनता का कल्याण संभव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पहलों का क्या करना है, वर्णन करना है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना है, पहुंचाने के लिए, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल उपग्रह और नेटवर्क जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना है। ठीक है, तो ये किसका काम करता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का। भारत में आईसीटी, तो आईसीटी किससे बोला जाता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो भारत में आईसीटी ने शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र में बड़ा क्या किया है, परिवर्तन किया। सही बात है। आगे, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहले शुरू की है। डिजिटल इंडिया अभियान इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसका उद्देश्य देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। और इसके तहत ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल भुगतान और इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाया गया है आईसीटी के जरिए, सोच सकते हैं। इसी तरह भारत नेट योजना के माध्यम से गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने का कार्य चल रहा है। ई सेवा केंद्र यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर्स ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाएं और जानकारी लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं दीक्षा और एनएफटीईएल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ई संजीवनी जैसी टेली मेडिसिन सेवाएं शुरू की गई है। तो इस तरह से आपने ये देखा, और इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आंसर आपने समझा इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसमें निष्कर्ष जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग आप क्या कर सकते हैं, 7 को। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट शासन के अर्थ और महत्व के सिद्धांतों का क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, ध्यान सुनिएगा। कॉर्पोरेट शासन, कॉर्पोरेट शासन का अर्थ है किसी कंपनी या संस्था को नैतिक, पारदर्शी और जिम्मेदार तरीकों से संचालित करना। यह वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी कंपनी के उद्देश्यों को तय किया जाता है, निर्णय लिए जाते हैं और उनके परिणाम की निगरानी की जाती है। कॉर्पोरेट शासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के सभी हितधारकों जैसे कि शेयरधारक, कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और समाज के हितों की रक्षा हो। इससे इससे कंपनी में विश्वास, स्थिरता और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, मिलता रहे। और कॉर्पोरेट शासन का महत्व यह है कि यह कंपनियों को पारदर्शी बनाता है, निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी की संभावना को कम करता है। एक अच्छा कॉर्पोरेट शासन प्रणाली कंपनी की छवि को मजबूत करती है और आर्थिक विकास में योगदान देती है। और कॉर्पोरेट शासन के मुख्य सिद्धांत देखिए, पहला आपका आता है पारदर्शिता, है ना, जो सभी निर्णय और सूचना स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाए, ये करती है। ठीक है, ये शासन क्या कहती है कि सभी निर्णय और सूचनाएं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाए। और जवाबदेही के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि प्रबंधन अपने कार्यों का जिम्मेदार हो, के लिए क्या हो, प्रबंधन जो हो अपने कार्य के लिए खुद जिम्मेदार हो। तीसरा है निष्पक्षता, सभी हितधारकों के साथ समान व्यवहार किया जाए। नैतिकता, सभी कार्य ईमानदारी और नैतिक मूल्य के अनुसार हो। और लास्ट आपका आता है भागीदारी, निर्णय लेने में सभी संबंधित पक्षों की राय को महत्व दिया जाए। तो ये आपका आंसर है यहाँ पे। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
और ये देखिए इसका निष्कर्ष अपने अनुसार आप लिख सकते हैं, इसमें निष्कर्ष नहीं जोड़ा है तो निष्कर्ष खुद से लिखेंगे। लास्ट में आपको निष्कर्ष इसलिए लिखना है ताकि आपका कॉपी भी पेज भी फुल हो जाए और आपने क्या समझा वो आपका कंफर्म हो जाए। ठीक है, कम से कम 5 पेज आपको लिखना है भाई साहब। 500 वर्ड या 400 वर्ड में देंगे तो आपको 5 पेज या 4 पेज लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय शासन के आयामों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन की शक्तियों और जिम्मेदारियों को केंद्र या राज्य सरकार से नीचे के स्तर, ठीक है, यानी स्थानीय निकायों को सौंपना। स्थानीय जो निकाय हैं उन्हें क्या करना है, सौंपना। इसके उद्देश्य यह है कि शासन, ध्यान समझिए अगर समझ में अभी भी नहीं आया है तो इसका क्या उद्देश्य है, यह है कि शासन जनता के और करीब पहुंचे तथा निर्णय लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार लिए जा सके। समझ में आ गया? तो कोई इस तरह से अंडरस्टैंडिंग वर्ड में मैंने बताया, ये जो समझ में आ जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है, ध्यान से लेकिन पढ़ना है। भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से मजबूत बनाया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका संस्थाएं स्थापित की गई। इन्हीं को स्थानीय शासन कहा जाता है। अंडरस्टैंड? आगे देखो, इनके आयाम के बारे में बात किया गया था। स्थानीय शासन के आयाम 3 हैं, 3 प्रमुख आयाम हैं। पहला राजनीतिक आयाम, लोगों को निर्णय लेने में भागीदारी का अधिकार देना जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, तो राजनीतिक आयाम ये कहता है। उसके बाद आपका आता है प्रशासनिक आयाम। प्रशासनिक आयाम क्या कहता है, स्थानीय प्रशासन को अधिक और अधिकार और संसाधन देना ताकि योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो सके। तो प्रशासनिक आयाम के अंतर्गत क्या आता है, स्थानीय शासन को अधिक अधिकार और संसाधन देना ताकि योजनाएं क्या हो, प्रभावी ढंग से लागू हो। तीसरा आता है इसमें आयाम, तीसरा आयाम आता है वित्तीय आयाम। स्थानीय निकायों को अपने वित्तीय संसाधन जुटाने की स्वतंत्रता देना चाहिए ताकि वे विकास कार्य कर सके, उसके विकास क्या कर सके, कार्य कर सके। विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन से नागरिकों में जवाबदेही, पारदर्शिता और सहभागिता की भावना बढ़ती है। यह व्यवस्था लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक क्या करती है, पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है और इसका निष्कर्ष आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जो आपने समझा है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, वैश्वीकरण के वैचारिक ढांचे को स्पष्ट कीजिए और इसके दृष्टिकोण पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण का ढांचा, वैचारिक ढांचा इस विचार पर आधारित है कि पूरी दुनिया आपसी निर्भरता और सहयोग सहयोग से तेजी से प्रगति कर रही है। इसमें उदारवाद की सोच प्रमुख है जो मुक्त व्यापार, खुले बाजार, निजीकरण और तकनीक नवाचार पर जोर देती है। इस ढांचे के अनुसार यदि देशों के बीच बाधाएं कम हो और व्यापार खुला रहे तो आर्थिक वृद्धि, रोजगार और विकास के अवसर बढ़ेंगे। यह विचारधारा वैश्विक संस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा समर्पित है। देखो, इनके दृष्टिकोण के बारे में चर्चा किया गया था, तो इनके दृष्टिकोण के बारे में बात किया जाए तो वैश्वीकरण के दृष्टिकोण, तो पहला दृष्टिकोण इसके आते हैं उदारवादी। तो उदारवादी क्या है, यह दृष्टिकोण वैश्वीकरण को विकास और समृद्धि का साधन मानता है। इसके अनुसार वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धा, उत्पादन और तकनीकी में प्रगति बढ़ती है जिससे जीवन स्तर क्या होता है, सुधरता है। दूसरा आता है विचार इसका, दृष्टिकोण आता है इसका मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो ये दोनों विचार है एक प्रकार के। तो इस विचार और इस दृष्टिकोण में क्या कहा जाता है, यह दृष्टिकोण वैश्वीकरण को पूंजीवादी और नियंत्रण बढ़ाने का माध्यम मानता है। और इसके अनुसार क्या, इसमें इसे में अमीर देश, देखो मार्क्सवादी हमेशा अमीर लोगों को, अमीर और पूंजीवादी जो लोग होते हैं, पूंजीवादी जो होते हैं, तो उनका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं मार्क्सवादी। और जो उदारवादी होते हैं वो गरीबों को हमेशा, समाजवादी और गरीबों को हमेशा क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ठीक है, इसमें अमीर देश और अमीर तथा गरीब देशों के बीच अमीर तो क्या है, अमीर देश और अमीर हो जाते हैं और गरीब देश और गरीब हो जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है। तीसरा आता है संरचना वादी दृष्टिकोण। तो
यह दृष्टिकोण मानता है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की भी है जो लोगों की सोच और जीवन शैली को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये कंप्लीट हो गया और आप इसमें निष्कर्ष खुद से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है स्टूडेंट्स, शासन प्रक्रिया में हितधारक भागीदारी के रूपों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। आंसर है इसका, हितधारक भागीदारी का अर्थ है शासन की प्रक्रिया में उन सभी लोगों, समूहों या संस्थाओं की भागीदारी जो सरकार नीतियों और निर्णयों से सीधे या परोक्ष रूप से रूप से प्रभावित होते हैं। हितधारकों में नागरिक, गैर सरकारी संगठन, मीडिया, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय निकाय और सामाजिक समूह क्या होते हैं, शामिल होते हैं। आगे देखिए, शासन प्रक्रिया में हितधारकों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और निर्णयों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख बनाती है। हितधारक भागीदारी की मुख्य रूप निम्नलिखित है। परामर्श, पहला रूप आपका है इसमें परामर्श। तो सरकार विभिन्न हितधारकों की से राय, परामर्श मतलब राय लेना, तो सरकार विभिन्न हितधारकों से राय, सुझाव और प्रतिक्रिया लेकर नीतियां क्या करती है, बनाती है। दूसरा सहयोग, कोलैबोरेशन, सरकार और सामाजिक संस्थाएं मिलकर योजनाएं और परियोजनाओं को क्या करती है, लागू करती है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन या फिर शिक्षा अभियान। तो ये भाई एक सहयोग टाइप का है जिससे लोगों का सहयोग होता है और लोगों में लोग उजागर होते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका साझेदारी, पार्टनरशिप, निजी क्षेत्र और सरकारी संस्थाएं मिलकर सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति के क्षेत्र में क्या करती है, काम करती है। उसके बाद आपका आता है स्टूडेंट सक्रिय भागीदारी, जनता ग्राम सभा, जन सुनवाई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीति निर्माण और निगरानी में सक्रिय रूप से भाग लेती है। ओके, और लास्ट इसमें आता है सामाजिक लेखा परीक्षा। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नागरिक सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की क्या करती है, समीक्षा करते हैं। टोटल ये 5 है, इसे आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्टूडेंट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, शहरी स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली का क्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। शहरी स्थानीय निकायों, तो शहरी स्थानीय निकाय समझिए ध्यान से, शहरी स्थानीय निकाय शहरों और कस्बों में शासन की सबसे निचली इकाइयां होती है। ठीक है, क्या होती है, शहरों और कस्बों के जो शासन होते हैं, इनमें जो शासन होते हैं, तो इनके शासन में से सबसे निचली इकाइयां होती है शहरी स्थानीय निकाय। इनका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों का विकास करना और नगरीय नागरिकों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करना, मतलब जो उसके बेसिक प्रॉब्लम है ना, बेसिक प्रॉब्लम में उनका उन बेसिक जो समस्या है उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। भारत में शहरी स्थानीय निकायों को 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा मिला। इनके 3 प्रमुख रूप हैं, नगर निगम, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर पंचायत। शहरी स्थानीय निकायों की मुख्य जिम्मेदारियां हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं भाई शहरी निकायों का, कि साफ सफाई रखना, जल आपूर्ति होना और सड़कें, प्रकाश व्यवस्था होना, प्रकाश व्यवस्था मतलब लाइटिंग का प्रॉब्लम है, कचरा प्रबंधन होना, कचरा प्रबंधन का जो भी कचरा है उनके लिए भाई प्रबंध किया जाए, कचरा को हटाने के लिए गाड़ी आए, कचरा है ना कहीं जमा होने ना दे। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आवास, परिवहन और पर्यावरण संरक्षण, ये संस्थाएं स्थानीय करों, शुल्कों और सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि से अपने कार्यों का संचालन करती है। इन निकायों में चुने हुए पार्षद, महापौर या अध्यक्ष होते हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं। इनके साथ प्रशासनिक अधिकारी मिलकर योजनाओं को लागू करते हैं। इससे शहरी शासन में जन सहभागिता और लोकतांत्रिक नियंत्रण बना रहता है। हालांकि शहरी स्थानीय निकायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित कर्मचारी की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और राजनीतिक हस्तक्षेप। इन कारणों से कई बार योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वैश्वीकरण राज्य, बाजार तथा नागरिक समाज के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। वैश्वीकरण तो आपको पता ही है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखा था वैश्वीकरण, और एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के देश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं या जुड़े जाते हैं। इससे दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है ना, एक गांव की तरह बन गया है। इस प्रकार ने राज्य, बाजार और नागरिक समाज, इन तीनों के बीच नए प्रकार के संबंध, भूमिकाएं क्या की है, स्थापित की है। राज्य पहले विकास का मुख्य केंद्र था, लेकिन वैश्वीकरण के बाद उसकी भूमिका में बदलाव आया। अब राज्य केवल नियंत्रक नहीं बल्कि सहयोगी और मार्गदर्शक की भूमिका को निभाता है। राज्य अब नीतियां बनाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश के लिए माहौल तैयार करता है। बाजार की शक्ति और वैश्वीकरण के साथ काफी बड़ी है। अब निजी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय संस्थाएं और निवेशक नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। इससे उत्पादन, रोजगार और उपभोग के ढांचे बदल गए हैं। नागरिक समाज इस पूरी प्रक्रिया में संतुलन बनाने का कार्य करता है। यह मानवाधिकार, पर्यावरण, समानता और न्याय जैसे मुद्दों पर सरकार और बाजार दोनों पर निगरानी रखता है। नागरिक समाज यह नागरिक समाज यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि वैश्वीकरण का लाभ केवल अमीर वर्ग तक सीमित ना रहे, बल्कि समाज के सभी वर्गों तक ये पहुंचे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सजेस्ट किया है, इनका लास्ट क्वेश्चन है। वर्तमान युग में शासन की चुनौतियों तथा नौकरशाही की बदलती भूमिका का क्या करना है, वर्णन करना है। वर्तमान युग में शासन की प्रकृति और स्वरूप में बहुत परिवर्तन आया है। पहले शासन केवल सरकार के नियंत्रण तक सीमित था, परंतु अब इसमें नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी जुड़ गई है। इस कारण शासन की जिम्मेदारियां बढ़ गई है और नई चुनौतियां सामने आई है। तो नई चुनौतियां कौन कौन से, देखिए। पहला, शासन की प्रमुख चुनौतियां में पहला चुनौतियां है भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी। दूसरा चुनौतियां है आपका, देखिए, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण। तीसरा है डिजिटल असमानता और तकनीकी परिवर्तन। चौथा है स्टूडेंट्स पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन। पांचवा है गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता। इन चुनौतियों के बीच शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जन सहभागी बनाना आवश्यक है। इन परिवर्तनों के साथ नौकरशाही की भूमिका भी बदल रही है। पहले नौकरशाही का कार्य केवल नीतियों को लागू करना था, है ना। पहले क्या था, सिर्फ नीतियों को लागू करना था, बल्कि अब यह वह सहभागी प्रशासन, नीति निर्माण, जनसेवा और ई गवर्नेंस का भी हिस्सा बन गई है। आधुनिक नौकरशाही को अब जनता की अपेक्षाओं के अनुसार तेज, संवेदनशील और जवाबदेह होना पड़ता है। ठीक है, तो थैंक यू, आपने इतना देर तक वेट किया, वॉच किया, समझा, बहुत अच्छा लगा हमें। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों को अगर लेना है ये पीडीएफ तो टेलीग्राम विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। टेलीग्राम में जाइए, आपको ये कोड सर्च करना है, आप देख लीजिए, या फिर आप डेट से खोज सकते हैं। यूट्यूब में ये डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब में चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में कि ये कौन सा डेट में वीडियो बना है, उसी डेट में आपको ये खोजना है। 1-2 दिन के अराउंड आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ, या फिर पीडीएफ डायरेक्टली आप सर्च करेंगे बीपीएसजी 172 का, इसका पीडीएफ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा क्या, टेलीग्राम का।
अब आपको क्या करना है, ये पीडीएफ तो आपको फ्री दे रहा हूँ मैं, पीडीएफ क्या कर रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए देखिए भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है, पीडीएफ फ्री दे रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड ये पीडीएफ में पासवर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पासवर्ड, ठीक है। स्टूडेंट्स पासवर्ड लेने के लिए आपको मेरा रूल के अकॉर्डिंग आपको इंस्टा में आना होगा, इंस्टा में आके आपको मुझसे पासवर्ड मांगने होंगे, ठीक है। इंस्टा में इसलिए मैं पासवर्ड मांगने के लिए कह रहा हूँ, देखिए कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे साथ कौन बच्चे एक्टिव हैं, कौन बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितने स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस चैनल से प्यार करता है, टीचर से प्यार करते हैं। एंड मुझे ये पता चल जाएगा, देन मैं खुशी खुशी आपको क्या दे दूंगा, इनका पासवर्ड पीडीएफ का, और इस पीडीएफ से आपको बहुत ही हेल्प होगा, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अंडरस्टैंड। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जनरल स्टूडेंट्स बोलो मेरे साथ, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।